हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा जी, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि अभी मालेगांव जो ब्लास्ट हुआ था 2008 में, और उसके ऊपर आज जजमेंट आया कि इनके सबूतों के अभाव में इनको छोड़ दिया गया है। इसके बारे में तो आप जानकारी दीजिएगा ही, लेकिन साथ ही साथ 2006 के भी जो बॉम्ब ब्लास्ट केस जो हुआ था, उसमें भी बरी कर दिया गया निर्दोषों जो दोषी थे उनको। तो ये दोनों केसेस जो है ये उस वक्त में यूपीए की गवर्नमेंट के समय में हुई थी। तो ये दोनों केस एक बहुत बड़ी चुनौती जनता के सामने एक एग्जाम्पल लेके आ रही है कि ये कैसा हो सकता है कि दो अलग अलग घटनाएं हों, दो अलग अलग समुदाय हैं, और ये इस तरह से आनन फानन में पकड़े गए थे। इसके बारे में आप बताएं। निशा जी, सबसे पहली बात है कि जो मालेगांव बम ब्लास्ट का जो आज जजमेंट आया है वो स्पेशल जज एनआईए की अदालत का एक फैसला है। ठीक है। दरअसल आज का जो फैसला है, क्योंकि ये 2008 का घटना है मालेगांव में, जो कि नासिक जिला के अंतर्गत महाराष्ट्र का गांव है जी। और उसमें जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस बॉम्ब ब्लास्ट में वो एक निश्चित रूप से आतंकी घटना थी, जिसको कि पाकिस्तान के शाह पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन तत्कालीन केंद्र की सरकार ने, और महाराष्ट्र में भी तब कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने मिल करके सैफरन टेररिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, जो सेना के एक बड़े सम्मानित पदाधिकारी थे, और 5 अन्य को उसमें अभियुक्त बना करके ये कहा गया कि साहब ये सैफरन टेररिज्म के लोग हैं, उन्होंने ही इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार कांग्रेस की केंद्र की सरकार इसको सैफरन टेररिज्म के नाम पर हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स, जो प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग थे, इनको अरेस्ट किया, इनको तरह तरह की यातनाएं दी और इनको बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर कैद करके रखा गया। मैं आपको बताऊं कि आज का जो फैसला है वो तत्कालीन केंद्र की सरकार और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो महाराष्ट्र में थी, उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। आज जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उन साक्ष्यों में कोई भी दम नहीं था, क्योंकि जो आपको मैं बताऊं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो इम्प्लीकेट किया गया था, उसमें कहा गया था कि जो उनका जो मोटर बाइक है वो जब्त हुआ। लेकिन आज का फैसला में कहा गया है कि एनआईए या प्रोसिक्यूशन ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकी कि ये जो मोटर बाइक है वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का है या नहीं है। दूसरी बात, जो एलिगेशन कर्नल पुरोहित के खिलाफ था कि इन्होंने आरडीएक्स सप्लाई करके इस घटना को अंजाम देने में मदद की, तो जो कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई सबूत प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर सकी जिससे ये साबित हो कि आरडीएक्स दे करके उन्होंने इस घटना को अंजाम देने में कर्नल पुरोहित ने किसी तरह से मदद की हो। तो आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी साजिश थी कांग्रेस का, कि वो एक तरफ तो जो हमारा जो संत समाज है उसके लोगों को इन्वॉल्व किया, दूसरे तरफ जो भारत का जो आर्मी, जो अपने पराक्रम के लिए जाना जाता है, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति के लिए जाना जाता है, उसके एक अति सम्मानित ऑफिसर को इन्वॉल्व करके वो सेना को भी बदनाम करने की साजिश थी और भगवा ध्वज को भी बदनाम करने की साजिश थी, भगवा यानी कि सनातन को भी बदनाम करने की साजिश थी, और यह साजिश एक राजनीतिक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और आज का जो जजमेंट है ये बहुत बड़ा मैसेज देने का काम किया है कि आपने कि मालेगांव के जो लोग मरे, जिसमें 10 की मृत्यु हो गई और 90 से ऊपर लोग घायल हुए थे, उनका जो रियल कल्प्रिट है, जो रियल जो षड्यंत्रकारी और जो मुलजिम है, उनको आप न्याय के समक्ष पेश नहीं कर पाए, और इनोसेंट लोगों को सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, इनोसेंट लोगों को जो सनातन अध्यात्म में लगे हुए हैं, जो लोग देश की सेवा में फौज में रह करके काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ले आकर के आपने एक ऐसा रंग पेंट करने की कोशिश की कि जिससे यह मैसेज जाए कि अब सनातनी लोग भी टेररिज्म का राह अपना रहे हैं। लेकिन आज का फैसला कांग्रेस और तत्कालीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार
के जो षड्यंत्रकारी रवैया था उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है और कांग्रेस का जो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जो रवैया है वो आज बेपर्दा हो गया है। जी तो यह एक जबरदस्त कुठाराघात है। जी, ये तो हुआ, ये एक तरह से डिसीजन आ गया, लेकिन क्या अब लगता है कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा, जैसा कि आपने भी बताया अपने बहुत सारे स्टेटमेंट में कि इतने दिनों तक उनके साथ प्रताड़ना चली, तो क्या अब वो वापस कोई मानहानि का केस करने का प्लान कर रहे हैं या गवर्नमेंट कर रही है ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि ये तो जो लोग इसमें इनोसेंट लोग थे जिनको 17 साल तक पूरे मामले में घसीटा गया, अब ये उनके ऊपर है कि वो क्या इसके लिए अगला कदम कानूनी रूप से उठाएंगे। लेकिन मैं ये बताऊं कि ये हमारे यहाँ का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना हुआ है, जो इतना लंबा समय 17 साल का समय, 2000 की घटना, 2008 की घटना है, 2025 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है और इतना लंबा ट्रायल चलने से जो उनका परिवार था वो क्षति विक्षत हो गया, उनका जो खुद का करियर था वो बर्बाद हो गया, उनको जो यातनाएं दी गई वो अलग बात, जो उनके जिंदगी का 17 साल जो बेशकीमती वक्त था वो बर्बाद हो गया। तो इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? जो उनका सामाजिक मान सम्मान खत्म हुआ, रौंदा गया, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो वाकई ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही लाजिमी है और हमारी व्यवस्था को, हमारी सरकारों को देखना होगा कि स्पीडी ट्रायल क्रिमिनल सिस्टम में कैसे किया जाए ताकि जो मुलजिम है उनको त्वरित न्याय मिल सके और समाज को भी ये मैसेज हो कि साहब अगर कोई मुलजिम है उसको सजा मिलना तो तुरंत सजा मिले। इसीलिए आवश्यक है कि हमारा जो क्रिमिनल डिलीवरी सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको किस तरह से त्वरित बनाया जाए, इस पर सरकारों को सोचना पड़ेगा। जी, तो अभी के लिए यही है और मतलब अगर आगे मानहानि का कोई केस करते हैं तो फिर आगे इसके ऊपर कार्रवाई होगी। बिल्कुल, वो उनका निजी फैसला होगा, जो इसमें जो आरोपी थे उनका निजी फैसला होगा, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अभी एक जो आपने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की बात की जो मुंबई के ट्रेन में हुआ था 2006 की घटना, वो भी घटना एक ऐसी घटना है कि जिसमें तकरीबन 100 से ऊपर लोग का डेथ हुआ था, 500 से ऊपर लोग उस घटना में इंजर्ड हुए थे, लेकिन उसमें जो आरोपी थे वो सब इस्टेब्लिश था एविडेंस के आधार पर कि ये सारे के सारे पाकिस्तानी आतंकवादी थे। लेकिन उस पर भी आप जजमेंट जब पढ़ेंगे तो जज ने ये लिखा है कि उन पे झूठा उनके ऊपर वो एविडेंस दे करके उनके केस को हल्का किया गया ताकि ये सारे के सारे छूट जाएं। तो आप देखेंगे कि ये वो भी 2006 की है, तब भी केंद्र में सरकार उनकी थी और किस तरह से उन मुलजिमों को छोड़ने के लिए बिल्कुल साधारण इन्वेस्टिगेशन किया गया और अल्टीमेटली वो सारे के सारे बरी कर दिए गए हैं। तो ये साबित करता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, वोट बैंक की राजनीति की वजह से किस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में और किस तरह से केंद्र में कांग्रेस के शासनकाल में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ और उसका दुरुपयोग करके किस तरह से एक समुदाय विशेष को वोट की राजनीति लिए किस तरह से मदद की जाए, उसके लिए इन्होंने सारा कार्यक्रम चलाया। नतीजा क्या हुआ कि जो देश के दुश्मन थे वो बाइज्जत कोर्ट से बरी हो गए साक्ष्य के अभाव में। जी। तो इसको लेकिन मैं एक पक्ष रखना चाहूंगी क्योंकि जो हमारी जनता है या फिर हम जानते हैं कि इसको हर मुद्दे को जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इन दोनों घटनाओं को भी जोड़कर कह सकते हैं कि आप जब हिंदू छूटते हैं तो आप कहते हैं कि जस्टिस हुआ, और अगर वो मुस्लिम है कल्प्रिट, मतलब जिनके ऊपर संदेह हो रहा है, अगर उनको छोड़ा गया तो आप कहते हैं कि नहीं ये सबूतों के अभाव में किया गया है। बिल्कुल नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है कि जब आप पूरे इस जजमेंट को देखेंगे, जो जजमेंट में लिखा गया है कि जब शुरू में 2008 का मालेगांव का घटना हुआ तो महाराष्ट्र सरकार की पुलिस FIR रजिस्टर करके उसकी तफ्तीश कर रही थी और उस केस में 2011 में वो 2009 में चार्जशीट फाइल कर दिया गया। उसके तुरंत बाद केंद्र की सरकार ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को पूरा मामला हस्तांतरित कर दिया। फिर उन्होंने इस पर अपना FIR रजिस्टर करके और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके 2011 में दूसरा चार्जशीट फाइल किया। आप देखें, और उसके बाद फिर क्या हुआ
कि आपने एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको केस ट्रांसफर किया गया। तो इन तमाम बातों को देखने से ऐसा लगता है कि आप किस तरह से हिंदू टेररिज्म को साबित करने के लिए आपने एक के बाद एक एजेंसी का बदलाव किया। वहीं पर जब मुसलमान जब मुलजिम होते हैं तो आप इस तरह का कोई, आप देखेंगे कि मालेगांव में पहले मकोका लगाया और अदालत ने कहा है कि भाई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि आप इनके ऊपर मकोका लगाएं, आप इनके ऊपर यूपीए लगाएं, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था। लेकिन ये तमाम जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है, जहां मुसलमान मुलजिम होता है, आतंकवादी होते हैं, उनके खिलाफ तो आप नहीं लगाते हैं। तो ये दर्शाता है, आप दोनों जजमेंट को पढ़ेंगे तो उससे साफ साबित हो जाएगा कि कितना डिस्क्रिमिनेशन तत्कालीन कांग्रेस की जो केंद्र में सरकार थी और राज्य में सरकार थी वो डिस्क्रिमिनेट करती थी। जी, तो धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। अभी फिर हम आपसे लगातार इसी तरह से अपडेट लेते रहेंगे जिस तरह के डिसीजन आते रहेंगे। धन्यवाद। जी, नमस्कार।